हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। आज के इस लेक्चर में हम एनर्जी और अमाइनो एसिड की जो रिक्वायरमेंट ब्रॉयलर चिकन्स में होती हैं उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से जो जेनेटिक प्रोग्रेस ब्रॉयलर में साल दर साल हो रही है, जिस तरीके से उसका जेनेटिक पोटेंशियल बढ़ रहा है वेट गेन करने को लेकर, उसमें एनर्जी और अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट कैसे काम करती है या कैसे बढ़ रही है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में एक बात जो प्रमुख रूप से या प्रखर रूप से देखने को मिलेगी वो ये रहेगी कि हम जितना इम्पोर्टेंस एनर्जी को या अपरेंट मेटाबोलाइजेबल एनर्जी को देते हैं जब हम फीड फॉर्मुलेट करते हैं, क्या हम उतना ही डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड्स के लिए भी चिंतित रहते हैं जब हम फीड बनाते हैं। तो यही एक बात को लेकर हम ये लेक्चर को देखेंगे। देखिए, ग्रोथ पोटेंशियल जो ब्रॉयलर चिकन्स का है वो पिछले कुछ दशकों में और ख़ासकर पिछले कुछ सालों में, जब से बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस ने तरक्की की है और उसके बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तब ये देखने को मिला है कि ये जेनेटिक साइंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट या एडवांसमेंट देखने को मिल रहे हैं। 1995 की अगर हम बात करें तो 52 दिन में 2 किलो 300 ग्राम का बर्ड हमारा होता था, लेकिन अब 2017 के जो आंकड़े हैं वो हमें ये बताते हैं कि यही वेट 2 किलो 300 ग्राम का जो बर्ड होता है ये हम 36 दिन में अचीव करने की कैपेसिटी रखते हैं। जो हमारा आज का ब्रॉयलर है वो 36 दिन में 2 किलो 300 ग्राम तक का, 2.25 किलो तक का हो जाता है, अगर हम उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर दाना, फीड प्रोवाइड करें और साथ साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट उसे हम अगर दें। तो ये बात ये दर्शाती है कि हर साल लगभग 0.73 डे या ये कहिए कि 20 घंटे हम कम कर देते हैं उसकी जो उम्र है एक पर्टिकुलर वेट को अचीव करने की। मतलब जो 2.25 किलो का जो वेट है वो हर साल 20 घंटे उसमें कम हो जाते हैं, 20 घंटे पहले वो अचीव कर लेता है। तो जो जेनेटिक सिलेक्शन है वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इस इम्प्रूवमेंट में। ये जो इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है जेनेटिक्स के ज़रिए से, जो वेट गेन करने की कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है, और साथ साथ जो एपेटाइट है, हमारे जो ब्रॉयलर की जो भूख है वो बढ़ती जा रही है, जिससे ब्रॉयलर ज़्यादा से ज़्यादा फीड खाते हैं, लेकिन जो डाइजेस्टिबिलिटी है बर्ड्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। मतलब फीड खा रहा है ब्रॉयलर, तेज़ी से खा रहा है। दोस्तों, अली वेटनरी विजडम द्वारा फॉर्मुलेट किए गए प्रीमिक्स से उच्चतम क्वालिटी का प्रीमियम पोल्ट्री फीड आप अपने ही फार्म पर ही बना सकते हैं। यदि आप अपना फीड बनाते हैं और संतुष्ट नहीं हैं, या अभी कंपनी का फीड लेते हैं लेकिन अपना बनाना चाहते हैं और संकोच में हैं कि कैसे बनाएं, तो हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप हमसे किसी भी तरह की पोल्ट्री में मेडिसिन स्केड्यूल जानने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस दाना चाहिए। अगर पहले के ज़माने में, जब हम 1995 की बात कर रहे हैं, अगर उस ज़माने में 20-21% का हम क्रूड प्रोटीन का फीड बनाते थे, क्योंकि उस टाइम डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड्स का इतना रोल न्यूट्रिशन में नहीं था, सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, एक्सेल में लोग नहीं बनाते थे, मैनुअली उसे कंप्यूट करते थे, अपना पेपर के ऊपर कैलकुलेटर से कंप्यूट करते थे, तो इतना चलन नहीं था डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड्स को देखने का। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम डाइट इतनी न्यूट्रिएंट डेंस नहीं हुआ करती थी, इतनी चीज़ें उसमें नहीं डाली जाती थी, एंटीबायोटिक्स वगैरह का ज़्यादा चलन था। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ी हैं और कंप्यूटर ने और सॉफ्टवेयर्स ने इसकी जगह ले ली, तो डाइजेस्टिबिलिटी को बहुत देखा जाने लगा। डाइजेस्टिबिलिटी का मतलब होता है कितना पचा पाता है। खा तो वो बहुत रहा है, लेकिन क्या उसकी पचाने की क्षमता भी बढ़ी है? तो उसका सीधा सा जो जवाब है वो है नहीं। उसकी पचाने की क्षमता इतनी नहीं बढ़ी है जितनी उसकी ग्रोथ मतलब बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए पैनक्रियाज हैं, पैनक्रियाज सारे एंजाइम सिक्रीट करते हैं, तो क्या पैनक्रियाज भी ज़्यादा एंजाइम सिक्रीट करने लगे हैं? जो जेनेटिक सिलेक्शन हुआ है
उसमें जो एंजाइम प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। पहले जितना एंजाइम प्रोड्यूस होता था तो डाइजेस्टिबिलिटी जो पाचन तंत्र है वो उसी स्पीड से काम कर रहा है जैसा आज से 30 साल पहले करता था। तो जो कॉम्पोजिशन है गेन का मतलब कि जो मीट को ग्रहण करने की क्षमता है, जो मीट को प्रोड्यूस करने की क्षमता है, वो भी उसमें भी बदलाव आया है, उसमें भी बदलाव देखने को मिला है। जो उसकी छाती का मीट है, ब्रेस्ट मीट ईल्ड जिसे कहते हैं, अगर देखा जाए 1957 की अगर बात करें तो 12% जो बॉडी वेट होता था वो ब्रेस्ट मीट ईल्ड होती थी, लेकिन 2014 में ये 23% हो गई है और अब हाल के जो आंकड़े आए हैं 2021-2022 के, उसमें ये बढ़कर और भी लगभग 25% के करीब पहुंच चुकी है। तो इसी बात पे फोकस करके एनर्जी और अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट को देखना, इस बढ़ते हुए ट्रेंड को, उसकी जो कैपेसिटी है उस ट्रेंड को देखते हुए एनर्जी और अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी बदल गई हैं। अब भी जो फीड फॉर्मुलेट होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, जो लोग अभी भी जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो गाइडलाइंस हैं कमर्शियल ब्रॉयलर्स की, उसमें अभी भी 15 साल पहले के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें फॉलो किया जाता है, जो कि काफ़ी अब आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ब्रॉयलर का क्या रिस्पॉन्स रहता है न्यूट्रिएंट डेंसिटी के लिए? हाल ही में एक रिसर्च हुई है, मैंने पहले भी इस बात को बताया है, उसमें ये देखा गया है कि 1.19 का FCR ब्रॉयलर्स में देखने को मिला है 2500 ग्राम बॉडी वेट के ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि जितना फीड खाया उसने सब का सब कन्वर्ट कर दिया अपने मीट के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर। तो ये बहुत ही रिमार्केबल FCR है। इसका मतलब ये है कि हमारे बर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक पोटेंशियल है, हम ही उसे इतना फीड या इस टाइप का फीड नहीं प्रोवाइड करा पाते, इस टाइप का मैनेजमेंट नहीं दे पाते कि वो इस चीज़ को अचीव करे। तो जितना अच्छा हम मैनेजमेंट, मान लीजिए वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, अमोनिया और धूल मिट्टी उसके फार्म में ना हो जिसकी वजह से उसे जो एनोइंग होता है या उसे एक तरीके से ड्रैग लगाता है उसकी ग्रोथ पर, वो चीज़ें ना हो, और बहुत ही हाई क्वालिटी का हाईली डाइजेस्टिबल फीड हम अपने बर्ड को दें, तो वो काफ़ी अच्छा FCR अचीव कर सकता है। हम इस टाइम जो हम प्रीमिक्स बना रहे हैं, हम प्रीमिक्स बनाते हैं, हमारे कुछ फार्मर्स हैं जो 1.4 का भी FCR अचीव जिन्होंने अभी तक किया है, उससे भी कम FCR में, मतलब 1900 ग्राम का बर्ड हमने 2500-2600 ग्राम फीड में अचीव अभी तक किया है। तो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गर्मी ज़्यादा है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, ह्यूमिडिटी है, धूल वगैरह रहती है, फार्म में अमोनिया रहती है, इन चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उसके बाद भी इतना अचीव करना, जो हमारा मतलब प्रीमिक्स है, जो फार्मर यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, और मेरा ये नहीं रहता कि मैं बार बार फार्मर्स को दिखाऊं कि कौन कौन यूज़ कर रहा है, वो उनकी अपनी, वो चाहते हैं कि उन्हें इतना ना मतलब उनके बारे में डिस्कस किया जाए। तो लेकिन फिर भी जो हम मतलब इस बात को सपोर्ट करते हैं या इस बात को बताते हैं वो यही है कि जब हम डाइजेस्टिबिलिटी फीड की बढ़ाते हैं और अमाइनो एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट हैं, जो अमाइनो एसिड्स के रेशो हैं, उन्हें हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स देखने को मिले। तो आज का जो ब्रॉयलर है दैट अपीयर टू ईट टू देयर फिजिकल कैपेसिटी। पहले ये समझा जाता था कि एनर्जी की जो मतलब एनर्जी डेंसिटी होती है फीड के अंदर, अगर वो हम बढ़ा देंगे तो ब्रॉयलर कम फीड खाएगा और FCR अच्छा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भी रिसर्चेस ये बताती हैं कि लीनियर गेन का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है, मतलब जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट डेंसिटी फीड की बढ़ाते जाते हैं उसका फीड इनटेक भी बढ़ता है और उसकी परफॉर्मेंस भी, उसका ग्रोथ रेट भी हमारे बर्ड का बढ़ता चला जाता है। तो इसमें और रिसर्चेस की नीड है, लेकिन जो जेनेटिक सिलेक्शन है वो ब्रॉयलर्स की जो सेंसिटिविटी है एपेटाइट कंट्रोल करने की, उसे उसने काफ़ी प्रभावित किया है। तो इसको हम अगर इसका सारांश देखें, इसे कंक्लूड करें इस बात को, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे अब ब्रॉयलर बढ़ रहा है, जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतना ज़्यादा फीड खाता है, और अगर फीड के अंदर न्यूट्रिएंट डेंसिटी कम होगी तो ब्रॉयलर बढ़ना रुक जाएगा, उसके FCR बढ़ेगा।
अगर न्यूट्रिएंट डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी तो वो उसे उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो ऑप्टिमम AME होती है, अपरेंट मेटाबोलाइजेबल एनर्जी होती है। अपरेंट मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का मतलब ये है कि जो एनर्जी फीड के अंदर है, जो ब्रॉयलर ने खाई, और कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में, बीट के अंदर निकल जाती है, यूरिन के अंदर निकल जाती है, उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसे अपरेंट मेटाबोलाइजेबल एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी ज़रूरी होती है प्रोटीन एक्रेशन के लिए, प्रोटीन को जमा करने के लिए ये एनर्जी ज़रूरी होती है। तो जेनेटिकली अगर हमें मैक्सिमाइज करना है प्रोटीन एक्रेशन को या उसका वेट बढ़ाना है, तो हमें इस एनर्जी के यूज़ को ब्रॉयलर के अंदर समझना होता है। तो अगर एक्सेस एनर्जी हम देते हैं, इससे ज़्यादा जितनी मतलब प्रोटीन को जमा करने के लिए या ग्रोथ के लिए, मीट को बढ़ाने के लिए, मांस को बढ़ाने के लिए चाहिए, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी दी जाती है तो वो उसके फैट में कन्वर्ट हो जाती है। जो ब्रॉयलर के अंदर, बर्ड के अंदर जो फैट जमा होता है उसमें कन्वर्ट होती है। और फैट कोई डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक बर्ड का नहीं है। जिन बर्ड्स में ज़्यादा फैट होता है उनकी डिमांड कम हो जाती है और उनके अच्छे रेट जो कटर है वो नहीं देता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट ईल्ड को मतलब हासिल करें। तो उसी हिसाब से हम लोग भी प्रीमिक्स बनाते हैं, अब प्रीमिक्स देते हैं लोगों को, और वो उस चीज़ को, ब्रेस्ट ईल्ड को हम अचीव करते हैं। तो करंट डाटा हमारा ये सजेस्ट करता है कि ऑप्टिमम डाइटरी एनर्जी लेवल जो है मैक्सिमम प्रोटीन एक्रीशन के लिए, वो उतनी नहीं है जितनी कमर्शियल सेटिंग्स में बताई जाती है। जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं प्राइमरी ब्रीडिंग कंपनीज के द्वारा एनर्जी के, उतनी एनर्जी की नीड नहीं होती है। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये अली वेटरनरी विजडम द्वारा पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी के लिए बनाए गए पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स का पार्ट है। ये कोर्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अली वेटरनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप पर उपलब्ध है। इसके 3 भाग हैं: देसी पोल्ट्री फार्मिंग कोर्स, ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स और लेयर फार्मिंग कोर्स। इनमें से आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी ट्रेनिंग कोर्स में हमने विस्तार से उन सभी पहलुओं को बताने की कोशिश की है जो एक सक्सेसफुल फार्मिंग के लिए आवश्यक है। इनमें वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा। ऐप के चैट बॉक्स में आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आज ही ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स डेमो देख सकते हैं। हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन का वेस्टेज हमें देखने को मिलता है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हमने उस एनर्जी को ज़्यादा कम कर दिया, मान लीजिए अगर 3100 किलो कैलोरी एनर्जी हम किसी सेटिंग में दे रहे हैं और उसे हमने उठा के बिना प्रोटीन को और अमाइनो एसिड के डाइजेस्टिबिलिटी को चेंज किए 3000 पर लाकर खड़ा कर दिया, तो और हम ये सोचें कि अब प्रोटीन का एक्रीशन या इसका ग्रोथ रेट या FCR बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी जो अमाइनो एसिड्स की है उसे भी साथ साथ हमें देखना होता है। तो अमाइनो एसिड्स अवेलेबल कराए जाते हैं। अगर ऐसा है कि मान लीजिए, क्योंकि 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो अमाइनो एसिड्स प्रॉपर आइडियल प्रोटीन रेशो के रूप में अवेलेबल होने चाहिए। मतलब ये है कि मान लीजिए मिथ्योनिन है, अगर वो हमें 60 यूनिट मिथ्योनिन चाहिए और वो 59 या 58 रह जाता है, तो बाकी के अमाइनो एसिड्स भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। ये आइडियल प्रोटीन का मतलब होता है। तो जैसा पहले बताया कि 1.19 का FCR 200 मतलब 2.5 किलो बॉडी वेट पर अचीव हुआ है, वो इसी वजह से अचीव कर पाए कि वहाँ पर डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड्स को प्रोवाइड बर्ड को कराया गया। तो जब हम डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो क्रूड प्रोटीन की वैल्यू है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब हम आइडियल प्रोटीन की बात करते हैं। तो वहाँ पर इस बात को नहीं देखा जाता कि जो दाने के अंदर प्रोटीन 23% है, 23.5% है, 22% है, 22.5% है, ये वैल्यू नहीं रहता। इस बात की कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर बर्ड को प्रोटीन नहीं चाहिए, इस बात को आप समझ लें, बर्ड को चाहिए अमाइनो एसिड, तो जो करंट अमाइनो एसिड्स के रिकमेंडेशंस हैं बुक्स के अंदर, वो आज की ब्रॉयलर के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। ब्रॉयलर हर साल लगभग 30 से 50 ग्राम की
की उसमें बढ़ोतरी, उसके जेनेटिक पोटेंशियल में बढ़ोतरी हो रही है। तो हमें इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा डाइटरी अमाइनो एसिड्स, जो एपरेंट मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है और अमाइनो एसिड्स हैं उनका, तभी हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारा बर्ड परफॉर्म करता है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, 3 चीज़ें बताई बल्कि। एक तो एपरेंट मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, उसकी नीड जो कमर्शियल सेटिंग्स में है उतनी ब्रॉयलर की रिक्वायरमेंट, बढ़ते हुए ब्रॉयलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस एनर्जी पहले से कम हो चुकी है, क्योंकि उसकी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो मेंटेनेंस एनर्जी कम हो रही है। तो मेंटेनेंस एनर्जी जब कम हो रही है तो AME की रिक्वायरमेंट कम होगी, ये मतलब एक कॉमन सेंस की बात है। लेकिन डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और उनके रेशो में भी बदलाव देखने को हमें मिल रहा है। जो अभी नए जो स्टैंडर्ड्स हैं न्यूट्रिशन के या न्यूट्रिशन की जो बुक में आज से 15 साल पहले जो लिखी गई थी, उनके अंदर ये बातें, मतलब 15 साल का अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं तो लगभग अगर 30 ग्राम के हिसाब से भी बढ़ रहा है तो 450 ग्राम का फ़र्क आ चुका है। जब वो किताब लिखी गई थी उसके हिसाब से अब तक 450 ग्राम बॉडी वेट का फ़र्क बर्ड के अंदर आ चुका है। तो हमें ये समझना होगा जब हम अपनी बर्ड को फीड करेंगे या फीड कर रहे हैं कि हम एनर्जी और प्रोटीन के उस रेशो को बना पाएंगे या बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें AME को समझने की ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया अभी आपको, ये एक क्रिटिकल मेज़र है एनर्जी का, जो कि ब्रॉयलर चिकन्स के लिए अवेलेबल रहती है फीड के अंदर आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द एनर्जी लॉसेस। और ये वाइटल रोल प्ले करती है एनर्जी नीड्स के लिए, जो बर्ड्स की एनर्जी नीड्स होती हैं उनके लिए, इंश्योरिंग दी ऑप्टिमल ग्रोथ एंड हेल्थ। जो हेल्थ की जो उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके लिए एपरेंट मेटाबोलाइजेबल एनर्जी चाहिए होती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है जो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर आपके यहाँ बीमारियों का लोड ज़्यादा है, आपके यहाँ वायरल लोड है, उसके अंदर आपके फार्म के अंदर आपके पानी के अंदर बैक्टीरियल काउंट ज़्यादा है, तो बर्ड की जो इम्यून रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो बढ़ जाती हैं। देखिए 3 रिक्वायरमेंट्स हैं बर्ड की एनर्जी के लिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसकी ग्रोथ के लिए है, जो प्रोटीन अपनी बॉडी के ऊपर वो जमा कर रही है उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए, ठीक है। दूसरी एनर्जी चाहिए उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। बर्ड चल रहा है, सांस ले रहा है, दिल धड़क रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, इंटेस्टाइन काम कर रही है, उसे उन सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए। अब अगर बाहर से इन्फेक्शन आ जाता है, मान लीजिए माइकोप्लाज्मा आ जाती है चिक्स के अंदर, कोई इन्फेक्शन आ जाता है, तो अब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। आप इम्यून बूस्टिंग कोई चीज़ दे देते हैं, उसे वैक्सीन करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी, इनकी भी एनर्जी अकाउंटेंसी होती है, ये भी एनर्जी अकाउंट में कंसीडर होती हैं। तो अगर आपका बर्ड बीमार पड़ गया है, उसके अंदर खरखराहट आ गई है, उसके अंदर साउंड आ गया है, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो रहा है, लीवर का इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया का उसमें सिम्टम्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी फिर इम्यून सिस्टम की तरफ डाइवर्ट होने लगती है और वो हमारा जो प्रोटीन एक्रीशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है उसमें फिर वो इतनी डाइवर्ट नहीं हो पाती। तो यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है कि जब हम फीड को फॉर्मुलेट करते हैं तो इस बात को कंसीडर करके हमें चलना चाहिए कि 15% इन्फेक्शन के केसेस तो आते ही हैं और इसके लिए हमें एनर्जी को, मतलब जो पार्टीशनिंग कहते हैं, न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग जिसे कहा जाता है, हमें अलग से काउंट करना होता है। तो इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट आता है प्रोटीन एक्रीशन का। तो एक तरफ तो इम्यून सिस्टम के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, अगर बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाते हैं, इकोलाई आ जाती है पानी के अंदर और इम्यून सिस्टम उससे लड़ रहा है, तो वहाँ एनर्जी चाहिए। दूसरा ये होता है कि ब्रॉयलर फीड बहुत ज़्यादा खाता है तो एनर्जी इंटेक उसका हाई है। तो जैसे जैसे एनर्जी इंटेक हाई होता है और अगर उसे प्रॉपर प्रोटीन दिया जा रहा है, आइडियल प्रोटीन दिया जा रहा है उसकी, जिसमें उसके सारे अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो लीनियर रहता है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी इंटेक बढ़ता है, वैसे वैसे उसका प्रोटीन एक्रीशन या जो प्रोटीन उसकी बॉडी पर जमा हो रहा है वो बढ़ता चला जाता है। तो एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होती है, प्रोटीन डिपोजिशन इन टिश्यू ऑल्सो इंक्रीजेज अंटिल अ जेनेटिकली डिफाइंड मैक्सिमम इज रीच। अब जेनेटिकली डिफाइंड मैक्सिमम क्या है आज की बर्ड के अंदर, वो हमें नहीं पता है, या हम इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं जो रिसर्च मैंने अभी शेयर की
कि ब्रॉयलर 1.19 के एफसीआर में 2.5 किलो वज़न अचीव करने की कैपेसिटी रखता है। तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा इसके लिए कैपेसिटी है। देखिए फीड दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और इस फीड के महंगा होने से, फीड सस्ता करने से आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होने वाले। इस बात को आप बिल्कुल मतलब नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अगर आप पोल्ट्री में हैं और आप सोचिए कि मैं सस्ता फीड खिला के पोल्ट्री में कुछ कमा लूँगा, तो वो दिन गए, क्योंकि बर्ड अब पहले जैसा नहीं रहा है। बर्ड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ये कम से कम 400% ज़्यादा बढ़ चुकी हैं पिछले 10 सालों के अंदर। तो जितना अच्छी क्वालिटी का फीड देंगे, और बाहर के फीड से उम्मीद मत करिए कि वो आपको एक जैसा परफॉर्मेंस देगा। जब तक आप खुद का फीड नहीं बनाएंगे तो आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। मैंने ऐसे भी फार्म देखे हैं, ऐसे लोगों को भी देखा है जहाँ पर मैनेजमेंट बहुत बड़ा मतलब फॉल्ट देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट में डिजीज़ लोड बहुत है, पानी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बीमारियां हैं फार्म के अंदर, लेकिन फिर भी जो बर्ड है ना, वो अपना वज़न तोड़ता नहीं है। 5-10% का ऊपर नीचे रहता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से बर्ड वेट गेन करता है अगर उसका फीड अच्छा है तो। ठीक है, तो अगर जेनेटिक पोटेंशियल जो बर्ड का है उसे अचीव करने में हमारे पास मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो वो जब हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब उस तक जब हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो एनर्जी बचती है, मान लीजिए आप जो जितना मैक्सिमम प्रोटीन बर्ड के ऊपर जमा होना है वो हो गया, उसके बाद जो एनर्जी बची जो हमने एक्स्ट्रा दे दी, मान लीजिए ऑयल ज़्यादा मिला दिया हमने, मल्सीफायर को ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो उसके बाद वो फिर उसके अंदर जो फैट होता है उसमें कन्वर्ट होता रहता है, और फिर कटर उसका इतना ज़्यादा पैसा नहीं देता, वो हमारा अंडर मतलब क्वालिटी में चला जाता है। तो फीड की जो यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होती जा रही है और मैक्सिमम प्रोटीन एक्रीशन को हम अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे मतलब सर जैसे पहले हम करते थे ब्रॉयलर फार्मिंग, अब ब्रॉयलर फार्मिंग में वैसा नहीं रहा है, उस टाइप से नहीं कमा पाते हैं हम, बर्ड को उतने अच्छे से नहीं रख पाते हैं, या बर्ड उतना अचीव नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए, या मार्केट के जो रेट चलते हैं। देखिए मैं फिर वही बात आपसे कहूँगा कि आप पहले से बर्ड को कंपेयर मत कीजिए। ये बहुत ही मतलब एक प्रोफेशनल, एक बहुत स्टैंडर्ड सेट इंडस्ट्री के अंदर हो चुके हैं, जिसका कारण है इसकी ग्रोथ रेट, वो साल दर साल और तेज़ी से बढ़ती जा रही है जैसे जैसे जेनेटिक साइंस में एडवांसमेंट होता जा रहा है। और साथ साथ ये भी है कि मतलब बर्ड उतना डाइजेस्ट कर पा रहा है हमारे मतलब फीड को या नहीं कर पा रहा है, और कितना उसके ऊपर इम्यून लोड पड़ रहा है। पहले मान लीजिए अगर 10 ई कोलाई अगर आपके पानी में है एक ml के अंदर, तो वो अगर बीमारी करती थी, और अगर 9 ई कोलाई होंगी तो बीमारी आपको नहीं दिखेगी। अब क्या है, अब 4 या 3 ई कोलाई भी अगर पानी के अंदर है तो वो बर्ड को बीमार कर देंगी, क्योंकि उसके अंदर उतनी मतलब उसका इम्यून सिस्टम उसकी ग्रोथ की वजह से इतना डाउन हो गया है। मतलब इम्यून सिस्टम नहीं डाउन हुआ है, लेकिन उसके जो अंदर एनर्जी पार्टीशनिंग है वो इस तरह से है कि इम्यून सिस्टम को बैक फुट पे रखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उसी टाइप का उसे मैनेजमेंट देंगे जो आज से 10 साल या 15 साल पहले आप देते आ रहे हैं या दे रहे थे, तो बर्ड परफॉर्म नहीं करेगा। इसी वजह से इतनी ज़्यादा हमें वायरल या इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और उनका सारा का सारा अगर आप उसकी जड़ को खोजेंगे तो वो एनर्जी का जो बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन है उसी के ऊपर आकर मिलेगा। अब इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, अगर आप देखें तो इम्यून सिस्टम को एनर्जी चाहिए। जब कोई जो इम्यून सेल है वो बैक्टीरिया को जब देखती है या बैक्टीरिया से जाके जब टकराती है तो वो बैक्टीरिया को खा लेती है। अब खाने के बाद जो उसे डाइजेस्ट करने का प्रोसेस होता है वो इतना आसान नहीं होता, उसके लिए जो है फ्री रेडिकल्स वो बनाती है। वो फ्री रेडिकल्स काफ़ी एनर्जी डेंस होते हैं और उसके लिए खूब सारी एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी ग्लूकोज से आती है, उन मॉलिक्यूल से आती है जो न्यूट्रिएंट्स से या पोषक तत्वों से उसके अंदर जा रहे हैं। तो ज़्यादा अगर बर्ड के अंदर बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा इम्यून सेल्स एक्टिवेट होंगी, और ज़्यादा इम्यून सेल एक्टिवेट होंगी तो उसे ज़्यादा मतलब उसकी रिक्वायरमेंट होगी
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज़ें समझना आज के टाइम में काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो ऐसे में जो लब्बो-लुबाब है पूरी बात का, जो समरी है इस पूरे वीडियो की, वो ये है कि डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड्स अगर हमारे प्रॉपर नहीं हैं या उतनी क्वांटिटी में नहीं है जितनी होने चाहिए, जो पहले से ये कहिए कि जिनके जो रेशो के तौर पे बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी अगर डीएलएम है तो हम उसे खूब अपने हिसाब से बढ़ा दें और ये सोचें कि नहीं यार अब ये परफॉर्म करने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर चीज़ अपने रेशो के हिसाब से बढ़ेगी। जो पहले मतलब अमाइनो एसिड जैसे वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, इन्हें नॉन एसेंशियल माना जाता था, लेकिन आज की जो रिसर्चेज हैं वो भी एसेंशियल की कैटेगरी में आ रहे हैं या आ गए हैं। तो अमाइनो एसिड्स की डेंसिटी उनके हिसाब से जिन्हें पहले कुछ नहीं समझा जाता था, जिन्हें पहले अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, फिनाइलएलेनिन है, ट्रिप्टोफैन है, इन्हें बिना देखे फीड पहले बनाए जाते थे। सिर्फ क्या करते थे कि डीएलएम देखा, लाइसिन देखा, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन भी अभी 5-7 सालों से लोग देखने लगे हैं, मिलाने लगे हैं। लेकिन जो बाकी के अमाइनो एसिड्स हैं ये तो हम मिला देते हैं, वो वाले अमाइनो एसिड्स हमें परेशान करते हैं। ये मिलाने के बाद भी, डीएलएम लाइसिन प्रॉपर मिलाने के बाद भी, वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स चाहे वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन में हो, मान लीजिए अगर मान लीजिए 1 किलो डीएलएम मिलाया जा रहा है, तो जो आइसोल्यूसिन है वो 20 ग्राम ही मिलेगा या 30 ग्राम ही उसे मिलाना पड़ेगा। लेकिन वो जो बैलेंस होगा वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से लगभग हमने मतलब हम अपने प्रीमिक्स की बात करें, जो हम जिन जैसे फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं या जो फीड हम दे रहे हैं, तो उसमें हमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी मतलब अच्छी देखने को मिलती है जब हम डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी। फिर उसमें ये भी होता है कि कभी बर्ड बीमार भी होता है, तो उस वो मतलब बीमारी अगर चल भी रही है तो वो अपना वेट लूज नहीं करेगा। तो ये दो बातें कि अपरेंट मेटाबोलाइजेबल एनर्जी थोड़ी सी कम हुई है और डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट, क्रूड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम करते हुए और सिर्फ मिथ्योनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन पे डिपेंड ना होते हुए वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, इन अमाइनो एसिड्स को भी हम अब कंसीडर करने लगे हैं। तो ये एक मतलब छोटा सा एक मतलब एक पहलू देखने की कोशिश की गई कि किस तरीके से जेनेटिक डेवलपमेंट बर्ड का हो रहा है और कैसे हमें उसके साथ प्रोग्रेस करना है। तो टेक अवे पॉइंट ये है कि सस्ते दाने की तरफ ना जाएं, ठीक है। अगर बाहर से दाना खरीद रहे हैं तो सोच सकते हैं कि वो कम से कम 7 रुपये का डिफरेंस रख के आपको दाना, 8 रुपये का डिफरेंस रख के आपको दाना दिया जाता है। तो उस 8 रुपये में कितना न्यूट्रिएंट्स कम कर दिए गए होंगे। तो अपना दाना बनाइए और बाहर के दाने से फिर भी वो आपको ज़्यादा मतलब वो देगा, मतलब रिटर्न्स देगा। हम भी प्रीमिक्स बना रहे हैं और इन सब बातों को ध्यान में रख के बना रहे हैं। और अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो फीड की कॉस्टिंग भी कम रहती है, प्रीमियम टाइप का फीड बनता है, जो बर्ड की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसे चेंज करते रहते हैं ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए यही, फिर किसी वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये अली वेटरनरी विजडम द्वारा पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी के लिए बनाए गए पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स का पार्ट है। ये कोर्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एली वेटरनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप पर उपलब्ध है। इसके 3 भाग हैं: देसी पोल्ट्री फार्मिंग कोर्स, ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स और लेयर फार्मिंग कोर्स। इनमें से आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी ट्रेनिंग कोर्स में हमने विस्तार से उन सभी पहलुओं को बताने की कोशिश की है जो एक सक्सेसफुल फार्मिंग के लिए आवश्यक है। इनमें वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा। ऐप के चैट बॉक्स में आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आज ही ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स डेमो देख सकते हैं।